अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर उसामा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लंग कंप्लाइंस। तो लंग कंप्लाइंस से मुराद ये है कि आपके लंग्स के अंदर अगर चेंज इन प्रेशर की चेंज इन वॉल्यूम से क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करते हैं। लंग कंप्लाइंट तब कहा जाता है कि अगर थोड़े से चेंज इन प्रेशर से ज़्यादा सारा वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो इसकी कर्व भी आप साथ साथ देखते जाएं कि ये एयरवे प्रेशर है, जिस जिस तरह एयरवे प्रेशर चेंज होगा लंग वॉल्यूम जो है वो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज होगा। और नॉन कंप्लाइंट लंग्स में क्या होता है कि लंग आपके साथ कंप्लाइंस नहीं कर रहे होते, एयरवे प्रेशर बहुत ज़्यादा देने के बाद भी लंग्स में वॉल्यूम उस हिसाब से चेंज नहीं हो रहा होता। पहली चीज़ समझ लें कि चेंज इन प्रेशर से लंग कंप्लाइंस किस तरह इफेक्ट होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया है और उसके बाद मतलब कि 100 आपने mmHg प्रेशर दिया है और वॉल्यूम सिर्फ 100 ml चेंज हुआ है, तो इनमें जो लंग कंप्लाइंस आ रही है वो सिर्फ 1 की वैल्यू आएगी, यानी कि लंग कंप्लाइंस कम है। लेकिन अगर आप चेंज इन प्रेशर जो है वो सिर्फ 10 mmHg दें और उसके बरक्स जो है 100 ml वॉल्यूम चेंज हो जाए, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है थोड़ा सा प्रेशर देने से ही, तो इस तरह आप देखें कि वैल्यू आंसर 10 आता है। डिनोमिनेटर इस तरीके से इफेक्ट करता है, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पे है डेल्टा पी या चेंज इन प्रेशर। तो अब इसको समराइज अगर करें तो डायाफ्राम की अगर स्मॉल एफर्ट्स हो, आपका डायाफ्राम थोड़ी सी एफर्ट करे, मूव डाउन करे इंस्पायरेशन के अंदर या मूव अप करे एक्सपायरेशन के अंदर, यानी वो थोड़ा सा चेंज इन प्रेशर आपकी बॉडी में क्रिएट करे और बहुत सारा वॉल्यूम चेंज हो जाए, एयर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो या बहुत ज़्यादा एक्सहेल हो, तो एयर इन एंड आउट इजीली होता है, तो हम कहते हैं कि लंग की कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है। इसके बरक्स अगर आपके डायफ्राम को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए और उसके बावजूद बस थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम कभी कम नहीं होता। इतने प्रेशर अप्लाई करने के बाद या तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा या थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा। अगर बिल्कुल भी वॉल्यूम चेंज ना हो इट मीन्स कि बंदा मर गया है, उसमें मतलब कि हवा आ जा ही नहीं रही, एयर इन एंड आउट ही नहीं हो रही। एयर इन एंड आउट डिफिकल्ट होगी तो लंग की कंप्लाइंस कम होगी। अगर इन एंड आउट होगी ही नहीं तो इट मीन्स कि बंदा डेड है, हवा आ जा ही नहीं रही, सांस रुक गया इंसान का। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इसके रिलेशन से बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने ये डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में भी, लंग्स एंड चेस्ट वॉल्स वाले टॉपिक्स में। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि चेस्ट वॉल जो है वो आउटवर्ड फोर्स होती है, लंग्स जो है वो इनवर्ड फोर्स होती है, लंग्स की कलेप्सिंग नेचर होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे मेंटेन होता है उसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं ब्लैक जो है लाइन से आपको नॉर्मल लंग्स बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली कंप्लाइंट होते हैं हमारे लंग्स। तो क्या हो गया, अगर आपके लंग्स की कंप्लाइंस ज़्यादा हो, चेस्ट वॉल यहाँ पे हो, तो इनके दरमियान फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा होती है ज़्यादा कंप्लाइंस के साथ। लेकिन अगर आपके लंग्स की कंप्लाइंट कम हो जाए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लंग्स की कंप्लाइंट कम हो तो इन इसकी और चेस्ट वॉल के दरमियान इक्विलिब्रियम भी लोएस्ट पॉइंट पे आके मेंटेन होगा, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी डाउन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर लंग्स की कंप्लाइंस ज़्यादा हो तो एफ आर सी भी ज़्यादा होता है, लंग्स की कंप्लाइंस कम हो तो एफ आर सी भी कम होती है। और जो एम्फीजीमा है उसके अंदर तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें लंग्स की कंप्लाइंस बहुत बढ़ जाती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ ये कि लंग कंप्लाइंस कम होगी तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम होगी, हम बात कर चुके हैं। ये नॉर्मली किस तरह होता है, निमोनिया में हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा में हो सकता है, फाइब्रोसिस में हो सकता है। इनमें होता ही है कि पल्मोनरी एडीमा वगैरह में पानी भर जाता है आपके लंग्स में, तो सरफेस टेंशन लिक्विड फोर्सेस की वजह से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो मैंने आगे अभी बात करूंगा। फाइब्रोसिस वगैरह के अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स बढ़ जाते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और निमोनिया के बारे में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही मैकेनिज्म है, हम डिटेल से इनके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में बात करेंगे। जब लंग कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ये नॉर्मली क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक एम्फीजीमा है, एम्फीजीमा में आपकी इलास्टिक रिकॉइल ख़त्म हो जाती है। जब इलास्टिक रिकॉइल लंग्स की नेचर ही ख़त्म हो जाएगी तो उन लंग्स की कंप्लाइंस बढ़ जाती है, उनमें लंग्स जल्दी एक्सपैंड होंगे, क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल लंग्स को अंदर की तरफ खींच के रखती है। जब वही नहीं रहेगी तो हल्की सी हवा भरेगी, लंग्स बड़ी जल्दी एक्सपैंड कर जाएंगे, तो लंग की कंप्लाइंस बढ़ जाती है एम्फीजीमा के अंदर। उसके साथ साथ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एयर लंग्स के अंदर रहती है, तो चेस्ट के अंदर लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर हर वक्त प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से बैरल चेस्ट अपीयरेंस होती है। ये हॉलमार्क फीचर है एम्फीजीमा का।
अब सेकंड पॉइंट, एजिंग के अंदर भी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एजिंग के अंदर भी लंग कंप्लायंस ज़्यादा हो जाती है। एजिंग में भी सेम मैकेनिज्म है कि इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाती है। इसको अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो आप एक इलास्टिक को खींचें और उसे छोड़ें तो वो वापस अपने पॉइंट पे श्रिंक कर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे खींच के 1 घंटे तक इसी तरह रखेंगे तो वो कंप्लीटली श्रिंक नहीं होता, वो थोड़ा सा ही श्रिंक होगा। अब ये इस वजह से हुआ है कि ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में रहने की वजह से उसकी इलास्टिक नेचर खत्म हो गई है। तो एजिंग में यही होता है, जिस तरह हमारी एज बढ़ती जाती है 20, 30, 40, 50, 60 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते लंग्स अपनी इलास्टिक रिकॉइल को छोड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जब ज़्यादा इन्फ्लेट होते हैं तो हल्की सी हवा उनके अंदर हम इनहेल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा है ताकि बुजुर्गों को सांस लेने में मसला ना हो। और सरफेक्टेंट क्या करता है, ये सरफेस टेंशन को कम करता है अल्वियोलस के ऊपर, जिसकी वजह से लंग कंप्लायंस बढ़ जाती है। अब इस बारे में बात करते हैं कि सरफेस टेंशन किस तरह इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे आके देखें, हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस के ऊपर। पहली चीज़ ये, हिस्टेरेसिस से मुराद ये है कि किसी चीज़ की अपनी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस को हिस्टेरेसिस कहा जाता है। तो लंग्स की हिस्टेरेसिस है, इसी तरह हर चीज़ की अपनी हिस्टेरेसिस होती है। तो हिस्टेरेसिस जो जिस हिस्ट्री के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है ना स्ट्रक्चर, वो हिस्ट्री स्पेसिफिकली इस स्टडी को नाम इसलिए दिया गया कि वो चेंज होने वाली हिस्ट्री होती है। अगर एक चीज़ सेम तरीके से बिहेव करती रहे तो उसकी हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लंग्स की हिस्ट्री जो है, जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है कि लंग्स, जब एक बच्चा सांस लेता है, इंस्पायर करता है तो उसके लंग्स में कंप्लायंस कम होती है। जब वो एक्सहेल करता है तो उसके लंग्स में कंप्लायंस ज़्यादा होती है। तो ये लंग्स हिस्ट्री ये बच्चे की जो है वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में इसी हिस्ट्री के ऊपर चलता रहता है। लंग्स डिपेंड हो जाते हैं इस हिस्ट्री के ऊपर, इसे हिस्टेरेसिस कहा जाता है। यानी कि हमारे लंग्स की हिस्टेरेसिस ये है कि डिफरेंट कंप्लायंस होगी डिस्पाइट द सेम लंग स्ट्रक्चर्स। लंग की स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जो कंप्लायंस है वो डिफरेंट होगी। अब इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट एड में लिखा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन कर्व है वो डिफ्लेशन कर्व से डिफरेंट होगी। ये हमारे लंग की हिस्टेरेसिस है। अब क्यों होगी इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप अल्वियोलस की स्ट्रक्चर को देखें। ये एक अल्वियोलस है। नॉर्मली अल्वियोलस जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है और अल्वियोलस की सरफेस के ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये ग्रीन लाइन से मैंने ड्रॉ किए हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं जिन्हें कि लिक्विड फोर्सेज कहा जाता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं तो अल्वियोलस के ऊपर बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, तो जिसकी वजह से अल्वियोलस कोलैप्स हो रहा होता है। तो सरफेस टेंशन जो होती है अल्वियोलस की सरफेस के ऊपर वो लिक्विड फोर्सेस के इक्वल होती है। अब क्या होता है, जिस तरह आप सांस लेते हैं और इसका साइज इंक्रीज होता जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाता है, तो यहाँ पे आप देखें सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो गया। ये एक इन्फ्लेटेड लंग है। यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इनके दरमियान जो फोर्सेज हैं वो भी बहुत वीक हो जाती हैं। मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वीक लिक्विड फोर्सेज होती हैं इनके दरमियान। तो लिक्विड फोर्सेज होने की वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन भी कम होगी। जब सरफेस टेंशन कम होगी तो स्मॉल चेंज इन प्रेशर से ही वॉल्यूम ज़्यादा चेंज होगा। पहले तो आपने एक पॉइंट क्लियर करना है कि यहाँ पे सरफेस टेंशन कम होगी। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसे आप देखें। यहाँ पे आपने इंस्पायरेशन स्टार्ट की, सांस लेना शुरू किया। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन थी वो सबसे ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम था। यहाँ पे देखिए अल्वियोलस का वॉल्यूम सबसे कम था, सरफेस टेंशन जो थी वो सबसे ज़्यादा थी इस पॉइंट पे। तो जब आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो इस सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए शुरू में लाइन सीधी रही, स्ट्रेट रही। आहिस्ता आहिस्ता उसका सरफेस एरिया बढ़ता गया तो आगे जाके वो बड़ी जल्दी कर्व तब्दील होना शुरू हुई। लेकिन शुरू में इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके अगर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम चेंज हो तो हम कहते हैं लंग की कंप्लायंस कम होती है। तो इन्फ्लेशन के अंदर लंग की कंप्लायंस कम होगी। अब जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं एट द एंड ऑफ इनहेलेशन या एट द एंड ऑफ लंग इन्फ्लेशन, तो उसके बाद एक्सपायरेशन स्टार्ट होती है, आप सांस खारिज करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये स्टेट होती है, जो दरमियान में फोर्सेज होती हैं वो बड़ी वीक फोर्सेज होती हैं। तो डायफ्राम जब हल्का सा ही मूव अप करता है एक्सपायरेशन के अंदर तो हल्के से प्रेशर चेंज होने से ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है ना एयर का वो एक्सहेल हो जाता है। तो अगर थोड़े से प्रेशर चेंज पे ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो तो हम कहते हैं लंग की कंप्लायंस अच्छी होती है। इसलिए अगर आप देखें कि जब आप सांस खारिज करते हैं तो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो बहुत थोड़ी होती है। इंस्पायर करते हुए हमें जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और इंस्पायरेशन का टाइम भी ज़्यादा होता है क्योंकि प्रेशर को ओवरकम करनी होती है सरफेस टेंशन। तो अब इसको समराइज करके लिखते हैं। इंस्पायरेशन में ये होता है कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है अल्वियोलस का, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से लंग की कंप्लायंस बहुत कम होती है।
और ये एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, एक्सपायरेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम होता है अल्वियोलस के अंदर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, लिक्विड फोर्सेस, वो बहुत दूर दूर होती हैं, उनके दरमियान सरफेस टेंशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लंग कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पूरे को अगर मैं समराइज़ करूं तो पहली चीज़ ये कि अगर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम कम चेंज हो रहा हो तो आप कहेंगे लंग की कंप्लायंस कम है। अगर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कम प्रेशर पे ही ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो तो लंग की कंप्लायंस ज़्यादा होगी। और एफआरसी को इसके रिलेशन में बात करें तो कम लंग कंप्लायंस होगी तो एफआरसी भी कम होगी, लंग की कंप्लायंस ज़्यादा होगी तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। एम्फीजीमा में बैरल चेस्ट क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर लंग कंप्लायंस ज़्यादा हो जाती है। चेस्ट के अंदर जो एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ज़्यादा वॉल्यूम चेस्ट के अंदर रिजर्व रहता है हर टाइम। और एजिंग के अंदर भी इलास्टिक नेचर की वजह से सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन कम करता है। और हिस्टेरिसिस में इन्फ्लेशन कर्व डिफ्लेशन से डिफरेंट होती है और इनकी मेन रीज़न होती है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्यों होती है? लिक्विड लिक्विड फोर्सेज की वजह से। तो दिस वॉज आवर डिस्कशन अबाउट द लंग कंप्लायंस, हिस्टेरिसिस, एंड थैंक यू सो मच।